एक डाटे के अकॉर्डिंग इस साल में अब तक अगस्त तक 13,000 स्टूडेंट्स अब तक जो है असाइलम क्लेम कर चुके हैं कनाडा में। बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि 400 के करीब स्टूडेंट्स एक दिन में पर डे असाइलम क्लेम कर रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2018 में, तो उस टाइम पे सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स ने असाइलम क्लेम किया था। अगस्त तक 13,000 कर चुके हैं। तो ये आंकड़ा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स का वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है और उन्हें कोई पीआर की उम्मीद नहीं है और उनका वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंड भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि असाइलम क्लेम करना अपने आप में एक्सट्रीम कंडीशन होती है। ये तब क्लेम किया जाता है, पहली बात तो अगर आपका केस जो है वो जेन्युइन है, असाइलम लेना चाहते हैं। अगर नहीं भी है, वैसे भी आप टाइम बोरो करना चाहते हैं, जहां आप चाहते हैं कि किसी तरीके से मैं जो है यहाँ पे पीआर हो जाऊँ या व्हाटएवर जो भी रीज़न है, तो ये सबसे एक्सट्रीम कंडीशन होती है। इसको तभी यूज़ करना चाहिए जब और सारे दरवाजे बंद हो जाएं। तो इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप, अगर आपका वर्क परमिट एक्सटेंड होने वाला है, पीआर की कोई उम्मीद नहीं है या पीआर की फाइल लगाई हुई है, उसका ड्रॉ नहीं निकल रहा है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके, जिन पे चल के आप अभी भी कनाडा में रह सकते हैं और आने वाले दिनों में कनाडा में पीआर हो सकते हैं। हालांकि इसमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ा बहुत कईयों के लिए इम्प्रैक्टिकल होंगी, उनको लगेगा, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन है किसी की लाइफ में। जो वहाँ पे बैठा है इस टाइम पे स्टूडेंट, जिसका सितंबर में, अक्टूबर में या 2024 के एंड में, 25 की स्टार्टिंग में जो है वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, तो उसके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर हम इमरजेंसी कह सकते हैं। और उस इमरजेंसी में कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। कोई भी चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, अगर आप लीगल तरीके से प्रॉपरली उस पाथ पे चलते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े, थोड़ा बहुत आपको उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस पॉडकास्ट में वो सारी की सारी ऑप्शंस देखेंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सामने हैं, जिनको लेकर वो आगे अपना फ्यूचर तय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको हम कोशिश करते हैं कि वो वीडियो बनाएं आपके लिए जिनकी आपको ज़रूरत है। तो बात करते हैं क्या कुछ किया जा सकता है अगर असाइलम क्लेम नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको असाइलम का मेन 2-3 चीज़ों का ये बता दूं कि असाइलम क्या बेसिकली क्या हो सकता है, उसके बाद ये मेथड बताऊंगा सारे। सबसे पहले जब असाइलम आप क्लेम करते हैं तो आपके क्लेम में कोई ट्रुथ होना चाहिए। मान लीजिए आज कोई यूक्रेन वाला स्टूडेंट वहाँ पे बैठा है, वो असाइलम क्लेम करता है, उसकी बात में दम है, उसके केस में भी दम है, क्योंकि इस टाइम पे यूक्रेन अंडर अटैक है, वहाँ पे वॉर चल रही है। वो स्टूडेंट ये कह सकता है कि मेरे कंट्री में वॉर चल रही है, मैं वहाँ पे वापस नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए मुझे असाइलम चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन जिसका घर ठीक है, ऐसे कंट्री से आता है यहाँ पे, जब मान लीजिए इंडिया जिसमें कोई वॉर नहीं चल रही है, कोई से ऐसा नहीं है, तो ऐसी कोई सिचुएशन दिख नहीं रही है जिससे वो असाइलम क्लेम करे, तो वहाँ पे आपका जो है केस नहीं बनता है, जहाँ उसमें उतना स्ट्रांग वो नहीं है जिसको लेकर आप आगे चल के हार जाएंगे, आपको डिनाई किया दिया जाएगा, उसके बाद आपको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब अगर आपका असाइलम जो है अगर आप डालते हैं तो आपको नो डाउट के जितना बैकलॉग इस टाइम पे, हालांकि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि अब हम असाइलम जो एप्लीकेशंस है उनको फास्ट ट्रैक करेंगे ताकि लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी डिसीजन आ सके, या तो वो पीआर की तरफ बढ़ सकें अगर उसका असाइलम बड़ी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, जहाँ हम उसको वापस भेज सकें। तो हम फास्ट करने वाले हैं। तो वैसे भी इस टाइम पे जो प्रोसेस चल रहा है, 1-2 साल आपको बोरो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली अगर आपका असाइलम क्लेम सही नहीं है, यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री, तो वो होना ही पड़ेगा। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा असर है, यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कभी भी कनाडा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कनाडा किसी तरह का भी वीज़ा आपको नहीं देने वाला है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कनाडा जिन कंट्रीज़ के साथ अपना डेटा शेयर करता है
उन कंट्रीज़ में भी आपको वीज़ा मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। अगर असाइलम क्लेम डिनाई होता है तो आपको इन सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो असाइलम क्लेम आपने बहुत सोच समझ के करना है। 13,000 लोग असाइलम क्लेम कर चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इनका क्या बनता है, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा, जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उनमें से आप कुछ करते हैं तो आपके लिए बेटर है। सबसे पहले है LMIA। मेरे ख्याल से इससे पहले बहुतों ने ये वर्ड नहीं सुना था, लेकिन अब इस सिचुएशन में ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ जो इस टाइम पे वर्क परमिट पे हैं वो सुन चुके हैं। तो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट इसको बोलते हैं। इसके अंडर आपको क्लोज्ड वर्क परमिट मिलता है। जिस भी कंपनी में आपको जॉब ऑफर मिलता है, उस कंपनी में मोटा मोटा प्रोसेस 1 मिनट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप LMIA जो होती है आपकी कंपनी, वो जो डिपार्टमेंट है उसके पास वो अपनी एप्लीकेशन भेजती है। उसके बाद वो LMIA जो है वो अप्रूव होता है। LMIA अप्रूव होने के बाद आपका वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन लगती है। उसके बाद आपका वर्क वीज़ा आता है, जो कि क्लोज्ड वर्क परमिट होता है। उसमें क्लोज्ड की कंडीशन ये होती है कि आप सिर्फ उसी कंपनी में उसी एरिया में काम कर सकते हैं। इसी का मतलब क्लोज्ड वर्क परमिट होता है। तो LMIA आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास स्किल्ड जो है स्किल सेट है कोई, आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर वो कंपनी आप ये मानती है कि हम आपको LMIA बेस्ड जो है वर्क परमिट दिला सकते हैं, जहां हम आपको LMIA दे सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैं आपको एक और राय भी देना चाहूँगा। हालांकि LMIA को लेकर काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स भी हैं कि इसको बेचा जाता है, खरीदा, उन चीज़ों में हम ना जाएं तो बेटर है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे से, लीगल वे से भी देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर में आज कनाडा को लोगों की ज़रूरत है, बहुत से ऐसी ऑक्यूपेशन है जिनमें ज़रूरत है। उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी को भी वर्कर नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा जो वर्क परमिट है, ओपन वर्क परमिट जो मुझे स्टडी के बाद मिला था, वो एक्सपायर होने जा रहा है। अगर मुझे रिटेन करना है तो प्लीज़ आपको हेल्प करनी होगी, मुझे LMIA आप एक दीजिए जिससे मैं वर्क परमिट एक्सटेंड करा सकूं। आपका वर्कर भी बचा रहेगा, आपका वर्कर भी नहीं जाएगा, और मुझे भी अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। तो LMIA को इस तरीके से आप जो है वो एक रास्ता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो खरीदने बेचने वाला काम है उसमें अगर आप ना ही पढ़ें तो बेटर है। इसमें आपको वार्निंग देने जा रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्कूटनी जो है वो इंटरनेशनल जो वर्कर्स हैं उनकी हो रही है। लो वेज में LMIA उन्होंने प्रोसेस करना बंद कर दिया। हाई वेज की 20, 30, 50 दिन में जो रिपोर्ट आ जाएगी, जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो मोस्ट प्रॉब्ली हाई वेज में भी इसको लिमिट कर देंगे। तो LMIA का जो फंडा है जो है उसको प्रॉपरली समझिएगा, फिर ही ये कदम उठाइएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आपके पास एक ऑप्शन जरूर है, और बहुत सॉलिड ऑप्शन है। अगर आपको मिलती है, बकायदा आपका एम्प्लॉयर जो है वो बढ़िया एक रिप्यूटेड एम्प्लॉयर है, वो आपको LMIA दे रहा है, आपके पास वो स्किल सेट भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने इसको बदनाम कर दिया है, लेकिन ये एक जेन्युइन तरीका है। ये नहीं कि LMIA बेचा खरीदा ही जाता है। बहुत सी कंपनीज जिनके पास कनाडा में लेबर शॉर्टेज है, जो कनाडा में उन्हें नहीं मिल पाती है, तो वो फॉरेन से LMIA के थ्रू उनको रिक्रूट करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया जरिया है, लेकिन इसको पॉजिटिव तरीके से, लीगल तरीके से करिएगा। अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे रास्ते भी हैं या कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जो LMIA एग्जेम्प्ट है, मतलब जिसमें आपको LMIA नहीं चाहिए होगा। हालांकि ये प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन ये एक रास्ता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर वर्किंग हॉलीडेज या जंग प्रोफेशनल प्रोग्राम चलता है, जिसका टाइम टू टाइम ड्रॉ निकलता रहता है। अगर तो आपके पास टाइम बहुत कम है तो ये आप पे लागू नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, जब ये ड्रॉ निकलता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप रह के काम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम आता है। अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो, अगर आप फ्रेंच का B1 लेवल कर लेते हैं, B1 लेवल कर लेते हैं फ्रेंच का, आपके पास इनफ टाइम है कि आप B1 लेवल कर सकते हैं, तो आप इस प्रोग्राम के अंडर जा सकते हैं। इसमें आपको वर्क परमिट भी मिल सकता है। आप वहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी जो आउटसाइड क्यूबिक हैं, तो उन कम्युनिटीज़ में रह के आप जॉब कर सकते हैं। जो भी आपका स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंग, वो एक फ्रेंच कम्युनिटी होती है।
अगर आपकी फ्लुएंसी है फ्रेंच में तो वहाँ पे आपको इजीली वर्क परमिट मिल सकता है और आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। और इसमें आपको पीआर में भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इवन के ऐसे फ्रेंच के प्रोग्राम आते हैं जिसमें वर्क परमिट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली पाथवे के थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक फ्रैंकोफोन वाला हो गया। इसके बाद ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट है। हालांकि अगर आपने पीआर अप्लाई किया हुआ है, उसकी वेट कर रहे हैं, तो ये रास्ता आप अख्तियार कर सकते हैं। चांसेस कम है लेकिन एक रास्ता आपके पास है। गूगल में जाके आप डायल वो कर दीजिए ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट। अगर सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो ये भी एक रास्ता है जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर आता है, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन जो है वो लगा सकते हैं। तो ये LMA एग्जाम्प्ट कुछ चीज़ें हैं, हालांकि प्रैक्टिकली बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी आप इनके साथ जा सकते हैं। इसके बाद आता है विजिटर वीज़ा, जिसको वहाँ पे विजिटर परमिट भी कहते हैं। अगर आपका स्टेटस एक्सपायर होने वाला है, मान लीजिए आपका जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। अगर आपका 30 सितंबर यानी कि आज से 5-7 दिन, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, तो आप ये ऑप्ट जरूर कर लीजिए। इसमें आप अपना विजिटर वीज़ा डालते हैं, आपको 6 मंथ से लेकर 1 साल तक की स्टे वहाँ पे कनाडा में मिल सकती है। इसमें हम आप काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे रह सकते हैं। अपना जो, अगर आपने इंडिया वापस अपने कंट्री में वापस नहीं जाना है, कनाडा में रह के वेट करना है कि मैं पीआर हो सकता हूँ, या कोई और ऐसा रास्ता हो सकता है, पाथवे हो सकता है जिसके थ्रू मैं आने वाले दिनों में वर्क परमिट ले सकूँ या पीआर ले सकूँ, तो आपको कुछ टाइम बोरो हो सकता है। बहुत कम फीस होती है, नॉमिनल 100 कैनेडियन डॉलर फीस है। जैसे विजिटर वीज़ा है वही चीज़ है, तो विजिटर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका, जब आपका मान लीजिए मैंने जैसे कहा 30 सितंबर को आपका जो है वो वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 90 डेज होते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है, उसके बाद भी आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद भी आपके पास 90 डेज होते हैं, 3 महीने होते हैं, जिसमें आप अपना जो स्टेटस है उसको रीस्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वो आप अप्रूव हो जाता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालांकि आपको अपना स्टेटस जो वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले ही ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी से गलती हो गई, कोई लेट हो गया, किसी को इस चीज़ का नहीं पता था, तो भी आपके पास 90 डेज होंगे। जब आपका जो है स्टेटस वो है वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद भी आप ये कर सकते हैं। 90 डेज का टाइम आपके पास होता है, आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पीआर की फाइल लगी हुई है और आप इंडिया ने आपने वापस नहीं आना है, जहाँ आपने वहाँ पे पाथवे कोई और देखना है, तो ये चीज़ जब आपका एक्सपायर होने वाला है आने वाले दिनों में, तो इसको पहले ही डाल दीजिए ताकि आप कनाडा में रह सकें, वहाँ से आपको वापस ना आना पड़े। तो ये एक मेथड और है। इसके बाद आता है स्टडी वीज़ा। हालांकि आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, आपने बहुत मेहनत की थी, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिला, वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है। हालांकि कोई भी नहीं चाहता है कि जिस फेज से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे मैं कनाडा गया था, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद ये सारा कुछ किया, अब फिर से मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि ये चीज़ जो है, आप जरूरी नहीं कि आपके ने करना है स्टडी परमिट, लेकिन ये आपके पास, अगर आपने कनाडा से वापस नहीं आना है, तो आपके लिए एक ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल लीगल है, जिसमें किसी तरीके की हर्डल नहीं है, जिसमें किसी तरीके का चैलेंज नहीं है। किसी भी कंट्री में आप अपनी स्टडी को कितना भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होता है कि आप इतने, आपने पढ़ लिया, मान लीजिए 2 साल पढ़ लिया, 3 साल पढ़ लिया, अब इसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी भी दोबारा से स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है कि अगर आप दोबारा से स्टडी करते हैं, चाहे 1 साल की करते हैं, 2 साल की करते हैं, तो उसके बाद आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, जिसको हम पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार अपना पोस्ट स्टडी वर्क ले चुके हैं। अगर आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क एक बार ले चुके हैं, फिर से दोबारा पोस्ट स्टडी वर्क के बाद फिर से स्टडी शुरू करते हैं, तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कनाडा में ये रूल है कि स्टूडेंट जो है वो एक बार ही पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्ट कर सकता है, जो कि आप पास्ट में उस स्टडी के बेसिस पे, पहले वाली स्टडी के बेसिस पे कर चुके हैं। स्टडी आप कर सकते हैं। इसके 2-3 फायदे हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, क्योंकि विजिटर वीज़ा, इससे पहले मैंने आपको बताया, विजिटर वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको वहाँ पे स्टे मिल जाएगा, आप रह सकते हैं,
खर्चा भी कम होगा, लेकिन काम नहीं कर पाएंगे, लीगली काम नहीं कर पाएंगे, और आपने करना भी नहीं है, क्योंकि एक तो आप पहले मुसीबत में फंसे हुए हैं, ऊपर से अगर आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो कि सही नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अब स्टडी वीज़ा के 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पहला, आप लीगली पार्ट टाइम 24 आवर पर वीक जो उन्होंने अनाउंस किया वो काम कर सकते हैं। तो स्टडी वीज़ा का ये पहला एडवांटेज है कि स्टूडेंट होते हुए उससे बाद के वर्क परमिट नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक आप स्टडी चल रही है आपकी तो आप काम कर सकते हैं 24 आवर पर वीक। दूसरा, आप स्टडी ऐसे ही लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि कनाडा इस टाइम पे क्या कह रहा है कि हमें इन डिमांड ऑक्यूपेशन में ही पीआर करना है, जहां उसी में हम आपको वर्क परमिट देंगे। तो आप इन डिमांड ऑक्यूपेशन की लिस्ट बनाइए, जिस प्रोविंस में आप जाना चाहते हैं, जिसमें भी ये कर रहे हैं, तो उसके इन डिमांड कोर्सेज जो हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उसमें से किसी में एनरोल होइए, उसको प्रॉपरली पढ़िए। इसमें आगे चल के आपको आपके पीआर के पॉइंट, जैसा सीधा ड्रॉ निकल रहा है, हेल्थ केयर का ड्रॉ निकल रहा है सीधा, ट्रेड ऑक्यूपेशन का निकल रहा है, फ्रैंकोफोन का निकल रहा है सीधा ड्रॉ, स्टेम वालों का निकल रहा है। तो अगर आप इसमें स्टडी करते हैं तो आपके पॉइंट जो हैं वो पीआर के लिए बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो डायरेक्ट ड्रॉ ये निकाल रहे हैं इन डिमांड ऑक्यूपेशन का, उस ड्रॉ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें आपका नंबर आ सकता है। तो स्टडी परमिट आप दोबारा से कर सकते हैं, जा सकते हैं। हालांकि आपको फिर से पढ़ना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोटी मोटी फीसें जो आप पहले पे कर चुके हैं फिर से पे करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे आपका जो है स्टे वो एक्सटेंड हो सकता है, और साथ के साथ आपको काम करने को मिल सकता है 24 आवर। और सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, अगर स्टडी परमिट लेते भी हैं, ये मेरी बात पल्ले बांध लीजिए और सबसे शेयर भी कर दीजिए कि अगर स्टडी परमिट लेना ही है तो उस स्टडी में लेना है जो कि वहाँ पे इन डिमांड है, वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आने वाले फ्यूचर में। इसके बाद बिजनेस वीज़ा आता है। हालांकि ये जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम लोगों के लिए है। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है जो कनाडा में रह के आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वो आइडिया यूनिक आइडिया है जिससे वहाँ पे जो लोगों को जॉब भी मिल सकती है, वहाँ की इकॉनमी भी आप रोल प्ले कर सकते हैं, तो आप इस स्टार्टअप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट पीआर होता है आपका और आपके फैमिली मेम्बर का भी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है कि वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और एंजल इन्वेस्टर हैं जिनकी प्रॉपर लिस्ट है, तो उनमें से किसी को आपने अपना आइडिया पिच करना है। अगर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मानते हैं, उनसे आपको अप्रूवल मिलता है, तभी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टअप वीज़ा या बिजनेस वीज़ा भी आपके लिए हो सकता है अगर आप उस लेवल की सोचते हैं, जो उस लेवल का अपना गोल रखते हैं कि मैंने कनाडा में बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा स्टार्टअप वीज़ा के बारे में आप जो है एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए, इसके बारे में जो है देखना शुरू कर दीजिए। अगर बिजनेस आइडिया है, उस आइडिया को लेकर किसी एंजल इन्वेस्टर, जो लिस्ट दी गई है एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट पे पास जाइए, उसको पिच कीजिए कि कैसे वो आइडिया एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो सकता है, कैसे वो कनेडियन जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए जो है जॉब्स क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप इस सारे प्रोसेस में सक्सेसफुल होते हैं तो आप बिजनेस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट पाथवे है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो जो है पीआर होते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जहाँ ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। हालांकि है काफ़ी टफ है, मुझे मालूम है कि बोलना आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक ऑप्शन ये हो सकती है। सबके लिए नहीं है, उनके लिए है जो बिजनेस माइंड रखते हैं, जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। लास्ट में जैसा मैंने फ्रेंच बताया और पीएनपी प्रोग्राम मैंने पहले ऑलरेडी, इसमें इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि ये जो वीडियो है ये वो मेथड मैंने आपको बताए हैं जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें जाके आप अगर आपके पास इनफ टाइम है, आपका मान लीजिए वर्क परमिट 1 साल का पड़ा है, जहाँ 1.5 साल का पड़ा है, जहाँ आपके पास इनफ टाइम है, तो ये जो मैं बताऊंगा ये भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप पीएनपी प्रोग्राम को ऐसा देख सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री की बजाय अगर वहाँ पे आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं तो ऐसा पीएनपी देखिए जिसमें ईजिली हो जाए। जैसा कि ब्रिटिश कोलंबिया का पीएनपी आता है, बेस पीएनपी बोलते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़े हैं, वहाँ पे काम किया है, तो ब्रिटिश कोलंबिया में पीएनपी लेना आपको आसान हो जाता है। इसके बाद अलावा अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है और जो रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है जो कि न्यू ब्रंसविक
नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड, अगर अब यहाँ पे आपने स्टडी की है या जॉब ऑफर यहाँ का आपके पास है तो इनके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको जल्दी पीआर मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास, जैसा मैंने कहा कि टाइम है, तो आप फ्रेंच सीख सकते हैं। जैसा मैंने B1 कहा, हालांकि B2 लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। जैसा मैंने कहा फ्रेंच के बेसिस के पे, क्योंकि आप बाइलिंगुअल हो जाएंगे, आपके पास फ्रेंच भी होगा, आपके पास इंग्लिश भी होगा, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको फ्रैंकोफोन के अंडर वर्क परमिट भी मिल सकता है, और जैसा कि फ्रैंकोफोन का अलग से ड्रॉ निकलता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका CRS स्कोर काफ़ी कम, यहाँ तक कि 350 तक भी स्कोर गया है। CRS स्कोर जो फ्रैंकोफोन के अंडर गया है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रेंच को वैसे सीखते हैं, आपकी लैंग्वेज है, तो 50 पॉइंट्स का आपको वैसे भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ये वो PR प्रोग्राम्स हैं जो मैंने आपको बताए, जिनमें आप अप्लाई करके जो है आप अपनी PR हो सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताई जो आप कर सकते हैं। आपको असाइलम ना सीक करना पड़े, आप ऐसी सिचुएशन में ना जाएं यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएं, या कोई ऐसा इलीगल स्टेप उठा लें जिसको वापस लेना आसान ना हो, जिसमें आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल जो है कनाडा में ख़त्म हो जाए। तो ऐसे स्टेप मत उठाइएगा। ये जो मैंने ऑप्शंस बताई, हालांकि कईयों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपके लिए जो जो ऑप्शंस आपके पास इस टाइम पे हैं, जो आप कर सकते हैं, वो बताई हैं। इनमें से कोई भी आपको सूट लगता है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके पास स्किल सेट है, LMI ले सकते हैं आप, जो है स्टडी परमिट है, फीस आप पे कर सकते हैं, उसके लिए जा सकते हैं। बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर दीजिए, एक्सटेंड हो जाएगा। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट में मैं आपको साथ बात करने जा रहा हूँ, आपने किसी भी हालत में अपना स्टेटस एक्सपायर नहीं होने देना है। आपने हर हालत में उससे पहले कनाडा लीव कर देना है, क्योंकि अगर आपका स्टेटस एक्सपायर हो जाएगा, आप 2 नंबर में, जिसको हम बोलते हैं, चले जाएंगे। वहाँ पे आप लुकशिप के रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने कंट्री वापस नहीं आ सकेंगे। अगर आएंगे तो वापस जा नहीं सकेंगे। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में बहुत से लोग फंसे होते हैं। इस उम्मीद में क्या हो सकता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट चेंज हो, हमें जो है वो पक्का कर दिया जाए, PR कर दिया जाए, लेकिन ये सिचुएशंस बहुत कम होती हैं। तो आपने जो अपना स्टेटस है, चाहे वो वर्क परमिट का है, जिस भी स्टेटस पे आप हैं, विजिटर वीज़ा का है, जिस पे भी आप हैं, उसको मेंटेन रखना है। अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो आप कंट्री लीव कर दीजिए, ये आपके लिए बेटर है। ये नहीं है कि अगर आपने कनाडा एक बार लीव कर दिया तो आप ख़त्म हो गया कनाडा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप वापस आके यहाँ से अपने PR के पॉइंट पूरे करके, या वेट करके जब तक PR के पॉइंट जो है वो CRS स्कोर नीचे नहीं आता है, या यहाँ पे कोई स्किल लेके आप फिर से PR अप्लाई कर सकते हैं और कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो यही इसका कंक्लूजन है कि आपने जो है स्टेटस एक्सपायर होने से पहले नहीं होने देना है, या उससे पहले आपने छोड़ देना है। ये आपके लिए बेटर रहेगा, बाकी आपने खुद देखना है। इस वीडियो के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन होंगे, मुझे पता है, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। मैं जितनी भी मेरी कोशिश होती है, या जितना भी मैं आपके लिए कर सकता हूं, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में भी अगर कोई मेथड और होगा जिससे आपका फ़ायदा हो सके, आप जो इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं कनाडा में, उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, मैं किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकूं, तो मेरी कोशिश जारी रहेगी। इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।